आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हेगड़े इन्वेस्टमेंट एकेडमी के आज के इस वीडियो में। मेरा नाम है धीरज और दोस्तों आज हम जानेंगे कैसे 12 लाख सालाना कमाने वाले व्यक्ति अपने इनकम टैक्स को जीरो बना सकते हैं। यस, नील टैक्स कैसे कर सकते हैं आप। देखिए दोस्तों, नॉर्मली अगर मैं देखूं ना, अधिकतर लोग डिडक्शंस पे काम करते हैं, बट देन देयर इज अनदर एस्पेक्ट टू टैक्स प्लानिंग व्हिच वी आर गोइंग टू टॉक टुडे। सो बहुत ही इंटरेस्टिंग कंटेंट है आज का, मेरे साथ जुड़े रहिएगा, पूरा वीडियो अंत तक देखिएगा। और अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलें। राइट, सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। ऑल राइट गाइस, सो 12 लाख सालाना कमाने वाले कैसे अपने इनकम टैक्स को जीरो बना सकते हैं। देखिए, जब हम में से बहुत सारे लोग टैक्स प्लानिंग करते ही है, राइट, तो उस वजह से हम अलग अलग सेक्शंस की पढ़ाई करते हैं, सेक्शन 80C, 80D, 80CCD, 24B। बट ये सारे सेक्शंस क्लेम करने के बाद भी हम नोटिस करते हैं कि इतना कुछ ज्यादा फायदा हुआ नहीं। इजंट इट? ऐसा हुआ है आपके साथ? आपको मालूम है इसके पीछे का कारण क्या है? इसके पीछे का कारण है ज्यादा से ज्यादा लोग डिडक्शंस पे तो काम करते हैं, बट देन बहुत कम सारे लोग सैलरी की ऑप्टिमाइजेशन पे काम करते हैं। सैलरी की ऑप्टिमाइजेशन का यह मतलब हुआ कि आपकी जो भी टैक्सेबल इनकम है उसमें से पहले आपको एग्जेम्प्टेड इनकम निकाल देना है, जिस पे एक्चुअली कोई टैक्स नहीं आता बिकॉज इट इज एग्जेम्प्टेड, और उसके बाद डिडक्शंस क्लेम करके आपका की नेट टैक्सेबल इनकम फाइंड आउट करना है। उदाहरण के तौर पर आज से कुछ 6 साल पहले मैंने अपने वेट लॉस पे काम करना चालू किया था, और उस टाइम पर मैं काफी कसरत करता था, बट देन कसरत करने के बाद भी मैंने नोटिस किया कि कुछ खास वेट लॉस हुआ नहीं। उसके बाद मुझे रियलाइज हुआ मैं तो सिर्फ एक ही एस्पेक्ट पे काम कर रहा था, वो था मेरा एक्सरसाइज, बट देन एक और एस्पेक्ट था, वो था डाइट। और जब मैंने डाइट पे काम किया तब मैंने रिजल्ट देखना चालू किया। सिमिलरली टैक्स प्लानिंग में भी अगर आप देखो तो अगर आप एक ही एस्पेक्ट में, मतलब सिर्फ डिडक्शंस पे काम करोगे, सैलरी ऑप्टिमाइज नहीं करोगे, मतलब अगर आपकी जो भी आज इनकम है, सैलरी है, उसमें जो कंपोनेंट्स है जो एग्जेम्प्टेड है, गाइस एग्जेम्प्टेड है, उसको पहले आपको निकालना है, और उसके बाद जो टैक्स आ रहा है, जो भी डिडक्शन क्लेम करने के बाद आपको उस पे फिर टैक्स भरना है। अगर मैं आपको यहां पर एग्जाम्पल बताऊं, रवि जिसकी इनकम 17 लाख रुपए सालाना है, जिसमें ध्यान से सुनेगा, जिसमें 10 लाख रुपए वो एक एमएनसी कंपनी से कमा रहा है एज अ सैलरी, 5 लाख रुपए की उसकी एग्रीकल्चरल इनकम है, और 2 लाख रुपए की उसकी प्रॉफिट आती है फ्रॉम अ पार्टनरशिप फर्म as a passive partner. So in this case, if you see 5 lakh rupees that he's earning as an agricultural income is totally exempted, guys. It is exempted. और बाकी की जो 2 लाख रुपए आ रही है इनकम एज अ पैसिव पार्टनर, वहां भी उन्हें कुछ भी पे नहीं करना है। तो इस केस में सिर्फ और सिर्फ जो 10 लाख रुपए की कमाई एज अ सैलरी, उस पे टैक्स भरना है, वो भी डिडक्शन क्लेम करने के बाद वो और रिड्यूस हो जाएगा। तो अब आप समझ पा रहे मैं क्या कहना चाहता हूं। जब आप अपनी सैलरी ऑप्टिमाइज कर रहे हो तो आपको पहले ये फिगर आउट करना है कि आपके सैलरी में, आपके सीटीसी में कौन से ऐसे सारे कंपोनेंट्स है जिसपे आपको कोई टैक्स भरना नहीं है। तो अब आप डेफिनेटली सोच रहे होंगे, यार मैं तो फार्मर नहीं हूं ना, मैं कोई पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर हूं, तो हमारा कौन सा इनकम एग्जेम्प्टेड है। चलिए मैं अभी आपको बताता हूं। जब आप अपना सैलरी स्लिप देखते हैं तो आपको क्या दिखता है? बेसिक दिखता है, एचआरए, एलटीए, कन्वेंस, फूड कूपन, मोबाइल इंटरनेट अलाउंस, राइट। तो इसमें से एचआरए, एलटीए, ये सारे जो ऐसे अलाउंसेस है, जो कंपोनेंट्स रहते हैं ना आपके सैलरी में, ये कुछ हद तक एग्जेम्प्टेड रहता है गाइस, और यही चीज का हमें बेनिफिट लेना है। तो अभी आप सोच रहे होंगे, अगर ऐसी बात है तो मैं फिर पूरा सैलरी क्यों ना एचआरए में लूं, क्यों ना पूरा सैलरी एलटीए में लूं, राइट। ऐसा नहीं हो सकता, बिकॉज इस पे ऑब्वियसली सरकार ने, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने काफी वक्त से काम किया हुआ है। उन्होंने क्या किया अभी रिसेंटली, दे स्टार्टेड विद द कोड ऑन वेजेस व्हिच सेज कि आपकी जो भी सीटीसी है, जो भी ग्रॉस सैलरी है, उसमें का 50% नीड्स टू कम इन बेसिक। तो मतलब उतना तो टैक्स भरना ही आपको, और बाकी जो अलाउंसेस है उसमें भी उन्होंने एक लिमिट रखी है, उससे ज्यादा आप क्लेम नहीं कर सकते। बट फिर भी एक व्यक्ति जरा अगर इस चीज को बराबर अपने सैलरी को ऑप्टिमाइज करने को, अगर ये जो एक स्किल है, अगर ये चीज समझ गया, तो वो देखेंगे कि उनका बहुत ज्यादा टैक्स सेव हो रहा है। करेक्ट। तो अब हम देखेंगे वन बाय वन कौन से ऐसे सारे एग्जेम्पशंस है, कौन से ऐसे सारे अलाउंसेस है जो हम क्लेम करेंगे, और उसके क्या रूल्स है, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे पहले एग्जेम्पशन के साथ, जो है एचआरए, हाउस रेंट अलाउंस।
एचआरए क्यों दिया जाता है, पहले चलिए ये समझते हैं। अगर एक व्यक्ति जो मान के चलते नौकरी की तलाश में एक सिटी में रिलोकेट होते हैं और वहां पर उन्हें ऑब्वियसली घर का पहले अरेंजमेंट करना रहता, तो जो उन्हें अभी वहां पे रेंट पे करना पड़ेगा, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उसको इस तरीके से देखती है कि यार इसका ये एडिशनल एक्सपेंस है, तो चलो इसको हम लोग वो जो अलाउंस है टैक्स फ्री करके दे देते हैं। तो कैसे उसको हम टैक्स फ्री कर सकते हैं? आपको तीन फिगर्स, यहाँ पे तीन नंबर्स को कैलकुलेट करना है। पहला वाला, ये तीन रूल के हिसाब से इसमें जो लोएस्ट रहेगा वही आप क्लेम कर सकते हो एज एन एचआरए। तो पहला है एक्चुअल एचआरए रिसीव्ड। तो ऑब्वियसली यहां पे अभी जिनको एचआरए मिल रहा है वही क्लेम कर सकते हैं, जिनको नहीं होता है वो नहीं क्लेम कर सकते हैं। करेक्ट? तो पहला है एक्चुअल एचआरए रिसीव्ड, दूसरा है 50% ऑफ बेसिक मेट्रो सिटी में और 40% इन नॉन मेट्रो, और तीसरा है रेंट माइनस 10% ऑफ बेसिक। तो अगर हम यहाँ पर एक एग्जांपल देखें, एचआरए अगर मान के चलते 3 लाख रुपए की है, बेसिक 5 लाख की और रेंट जो पे किया जा रहा है वो 3 लाख का है, तो उस केस में तीनों रूल्स के कैलकुलेशन के हिसाब से आता है, पहला 3 लाख, फिर आता है 2.5 लाख, फिर आता है 2.5 लाख। तो इसमें जो लोएस्ट है विच इज 2.5 लाख, ये क्लेम किया जा सकता है। अब कैसे इसको ऑप्टिमाइज करें, कैसे हम हमारे एचआरए में ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट ले, मैं अभी आपको बताने वाला हूं, ध्यान से सुनिए। पहला सिनेरियो हम कंसीडर यहां पे कर रहे हैं कि मान के चलते सैलरी 10 लाख रुपए के, 6 लाख रुपए बेसिक में आ रहा है, 4 लाख रुपए एचआरए में आ रहा है, एज्यूम करते हैं ऐसा। अब तीनों रूल्स अगर हम कैलकुलेट करें तो पहले रूल के हिसाब से हम विच इज अगर हम देखें एक्चुअल एचआरए रिसीव्ड, राइट, तो वो है 4 लाख रुपए। दूसरा रूल है 50% ऑफ बेसिक विच इज 3 लाख रुपीस, राइट, एंड तीसरा रूल है रेंट माइनस 10% ऑफ बेसिक विच इज 3.4 lakhs। करेक्ट? तो अभी इसमें जो लोएस्ट विच इज 3 लाख रुपीस, ये क्लेम किया जा सकता है। अब सिनेरियो 2 में हमने क्या किया, हमने बेसिक जो है उसको बढ़ा दिया, जो पहले 6 लाख रुपए था उसको 6.7 कर दिया, और एचआरए जो है उसको कम कर दिया, राइट। तो देखिए यहाँ पे आपको इसको अपने कंपोनेंट्स में इस तरीके से यू नीड टू प्ले अराउंड, so that if you see now, if you calculate all the three numbers, the lowest that you can claim now is 3,30,000 rupees in comparison to our scenario 1 where we could have actually claimed only 3 lakh rupees। अब यहाँ पे 30,000 रुपए हम एक्स्ट्रा क्लेम कर पा रहे हैं। तो कैन यू सी द डिफरेंस? 30,000 रुपए जो एक्स्ट्रा बेनिफिट आया है, ये आपको यहाँ पे रिजेक्ट करने से हुआ है, आपको इस तरीके से प्ले अराउंड करना है, राइट। तो अगर आप चाहते हो कि हम आपको ऐसे ऑप्टिमाइज करके दे, तो यू कैन कॉन्टैक्ट us for this service, so we'll definitely get in touch with you। but then फिलहाल अभी तो आप ये समझ के चलिए कि आप कैसे एचआरए से अपने टैक्स प्लानिंग में बेनिफिट लेकर आ सकते, कैसे अपनी टैक्स लायबिलिटी को रिड्यूस कर सकते। तो वो था पहला एग्जाम्पशन, राइट। अभी हम बढ़ते हैं दूसरे एग्जाम्पशन की ओर, जिसका नाम है एलटीए, लीव ट्रैवल अलाउंस। और मेरी मानिए दोस्तों, एलटीए एक ऐसा अलाउंस है जो बहुत कम ऑर्गेनाइजेशन देते हैं, तो नंबर 1, और दूसरी बहुत कम एम्प्लॉइज उसको क्लेम भी करते हैं। तो एलटीए का फायदा देखिए क्या है। एलटीए का फायदा ये है, पहले फंडा समझते हैं क्या है एलटीए। एलटीए मतलब मान के चलते आप अपने परिवार को कहीं दूर लेके जाते हैं वेकेशन के लिए, तो अब जो आप ट्रैवल एक्सपेंस करते हैं ना, चाहे वो एयर फेयर हो या रेल फेयर हो, वो जो फेयर है उसका जो एक्सपेंस आपने किया है, वो एक्सपेंस आप क्लेम कर सकते हैं अगेंस्ट द एलटीए दैट यू रिसीव। तो इसमें क्या चीजें हैं जो आपको समझनी है? पहली, ये आप क्लेम कर सकते हो 2 बार इन अ ब्लॉक ऑफ 4 years, 2 trips इन अ ब्लॉक ऑफ 4 years यू कैन क्लेम टू द मैक्स, राइट। और यहां पे सिर्फ फेयर आप क्लेम कर सकते हो, जो भी आपका जो ट्रैवल का एक्सपेंस है, जो एयर फेयर है, जो रेल फेयर है, सिर्फ वही आप क्लेम कर सकते हो। तो इस वजह से दूर दूर तक जाना फायदेमंद रह सकता है। मान के चलते अगर कोई दिल्ली में है, दिल्ली से वो अंडमान जा रहे हैं, तो उस केस में टू एंड फ्रो पर पर्सन इज लेट्स से 20,000 रुपीज, एंड सेल्फ स्पाउस एंड 2 kids आर देयर, तो 4 लोगों का 80,000 रुपए हो गया। 80,000 रुपए अगर हम देखें तो हम एलटीए के अगेंस्ट में क्लेम कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप उसको इस तरीके से भी देखो कि जो आपने बुकिंग की है, जो आपने फेयर का एक्सपेंस बेयर किया है, वो अगर आप 30% टैक्स ब्रैकेट में हो, तो आपको 30% डिस्काउंट पे ये एक्सपेंस आप क्लेम कर पा रहे हैं, इजंट इट? आपको जो ट्रैवल का कॉस्ट हुआ है वो 30% डिस्काउंट में मिला। आप इस तरीके से भी उसको देख सकते हैं। तो एलटीए क्लेम करना बहुत जरूरी है। अगर आपको एलटीए नहीं मिलता तो अपने एम्प्लॉयर को जरूर कहिएगा आपको एलटीए देने के लिए, बिकॉज नॉर्मली देखिए लोग ट्रैवल करते हैं, साल में एक बार तो जाते ही है परिवार को लेकर कहीं तो दूर,
राइट। ऑब्वियसली अभी नहीं हो रहा बिकॉज ऑफ कोविड, बट देन आगे जैसे सब कुछ ठीक होता है तो ऑब्वियसली एलटीए समथिंग दैट विल हेल्प यू टू reduce our tax liability. So moving on to the exemption number 3 and 4, चिल्ड्रन एजुकेशन एंड हॉस्टल अलाउंस। यहां पर दोस्तों जो मैक्सिमम अमाउंट आप क्लेम कर सकते हैं वो है 9,600 रुपए, यस, पर ईयर। और ये मैक्सिमम अलाउड है फॉर 2 किड्स। तो ऑब्वियसली जिनके बच्चे वही क्लेम कर सकते हैं। अभी आप सोच रहे होंगे यार ये तो बहुत ही छोटा अमाउंट है। आई नो वो छोटा है, बट देन अगर मैं आपसे पूछूं टेबल में कुछ पैसे पड़े थे आपके, हाँ, क्या आप उसको वहीं पे छोड़ देंगे? छोड़ेंगे नहीं ना, आप उठाएंगे ना। यस, तो वैसे ही जब भी आप एग्जाम्शन भी क्लेम करते हो, भले अमाउंट कितना ही छोटा क्यों ना हो, आपको उसको क्लेम करना ही चाहिए। और अगर आप खास करके ऑब्वियसली एक्सपेंसेस कर ही रहे हो, मान के चलते अगर आपकी एक सिटी में थे, राइट, अब उस सिटी में आपके बच्चे स्कूल में जा रहे हैं, अब आप बार बार रिलोकेट करते रहते हैं, आपका जो जॉब प्रोफाइल है वो इस तरीके का है जहां पे आपको रिलोकेट होना पड़ता है, तो ऑब्वियसली आप बच्चों के स्कूल को बार बार नहीं बदल सकते। तो लेट्स से आपने वहीं पे जहां पे वो थे जिस स्कूल में पहले, आपने वही बोर्डिंग का या हॉस्टल का जो फैसिलिटी था उसको ऑप्ट किया, और वहां पर अभी आप ये एक्सपेंस बेयर करो जो आपके लिए एक एडिशनल एक्सपेंस है। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उसको इस तरीके से देखता है कि एक व्यक्ति जो ये एक्सपेंस कर रहा है, ये एक लाइबिलिटी है उनके ऊपर, तो चलो उसको हम टैक्स फ्री कर देते हैं, वो अलाउंस को हम टैक्स फ्री कर देंगे। तो इस तरीके से आप 9,600 रुपए प्रति, हाँ, मतलब एवरी ईयर यू कैन क्लेम फॉर मैक्सिमम 2 किड्स, राइट। उसके बाद आता है दोस्तों रीइंबर्समेंट्स। सो रीइंबर्समेंट्स का देखिए फंडा बहुत क्लियर है, सिंपल है। आपको जो भी देखिए, आप जो भी एक्सपेंस आज कर रहे हो ना टुवर्ड्स बिजनेस, राइट, जिस अभी बिजनेस में जिस ऑर्गेनाइजेशन से आप जुड़े हो, तो अभी उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो भी आप एक्सपेंस कर रहे हो, चाहे वो फोन का हो, अभी फॉर एग्जांपल आपने प्रीडोमिनेंटली एक फोन रखा है ऑफिस के लिए ही, सिर्फ ऑफिस के काम के लिए ही, और उसका बिल भर रहे हो, लेट्स से पर मंथ 500 रुपीज है, तो वो इनटू 12 दैट विच इज 6,000 रुपीज आप क्लेम कर सकते हो एज अ रीइंबर्समेंट। उस पर टैक्स नहीं देना आपको। सिमिलरली, राइट, अभी आप में से बहुत सारे लोग यू आर वर्किंग फ्रॉम होम, सो इन दैट केस जो हाई स्पीड का इंटरनेट लगवा के रखा है जस्ट फॉर दिस पर्पस, राइट, अब वो भी आप क्लेम कर सकते हो बिकॉज यू आर डूइंग दैट फॉर बिजनेस, राइट। सो अगर वो मान के चलते आगे अनदर 1,000 रुपए है पर मंथ, तो वो 12,000 रुपए आप क्लेम करते हो, मतलब 12 और 6 18,000 रुपए आप यहाँ पे क्लेम कर सकते हो एज अ रीइंबर्समेंट। इसके साथ ही साथ फूड कूपन भी रहता है जहां पर सोडैक्सो का कूपन मिलता है आपको, इजंट इट। तो इसका जो मैक्सिमम लिमिट है जो आप क्लेम कर सकते हो वो है 100 रुपीज, 50 रुपीज पर मील इंटू 2, विच इज 2 मील्स अ डे, तो दैट्स 100 रुपीज अ डे। एंड एज्यूमिंग इफ यू वर्क फॉर 26 डेज, राइट, इन अ मंथ, तो वो हो गया 2,600 रुपए इंटू 12 विच इज 31,200। तो 18-20,000 वहां पे, ये 30,000, मतलब बैठे बैठे 50,000 रुपए तो यहाँ पे आपने एग्जाम्पशन क्लेम कर दिया। और ये सारे एक्सपेंसेस है जो आप कर रहे हो, राइट, बिजनेस के लिए एक्सपेंस कर रहे हो, तो ये सारे जो एक्सपेंसेस बिजनेस के लिए जब किए जाते हैं तो यू हैव दिस फ्रीडम टू क्लेम दैट, राइट। सो ये जो अलाउंस आप जब लोगे तो ये अलाउंस के अगेंस्ट में कोई भी टैक्स आपको नहीं देना है, राइट। तो अभी आप डेफिनेटली ये सोच रहे होंगे यार धीरज आप जो बोल रहे हो ठीक है, वी एग्री विद दिस, बट देन ये हमारे हाथ में थोड़ी है, ये तो एम्प्लॉयर के हाथ में। एम्प्लॉयर अगर ये अलाउंसेस देंगे तो ही तो हम क्लेम कर सकते हैं, राइट। तो देखिए दोस्तों, अगर आप डिडक्शन के पीछे इतना मेहनत करते हैं, एटीसी एटीडी आप इंप्लीमेंट करते हो अपने टैक्स प्लानिंग में, तो कमान थोड़ा एक्स्ट्रा मेहनत यहाँ पर आपको लेना है एग्जामिशंस के लिए। बात कीजिए अपने एम्प्लॉयर से, अपने एचआर को कहिए मेरे को ऐसा सैलरी स्ट्रक्चर बना के दो जो टैक्स फ्रेंडली है। कभी आपने बात किया इसको लेकर? बात करोगे तो बात बनेगी। और अभी इस डिफिकल्ट वक्त में, राइट, एम्प्लॉयर भी डेफिनेटली आगे आकर अपने एम्प्लॉयज की मदद करेंगे, करेक्ट। तो देखिए ये एक टैलेंट को रिटेन करने की भी स्ट्रैटेजी रहती है ऑर्गेनाइजेशंस की, बट इसमें सिर्फ वही एम्प्लॉयज का बेनिफिट ले पाता है जो बात कर पाते हैं, ये सारी चीजों के बारे में जानकारी रखते हैं और बात करते हैं अपने एचआर से। बट बहुत सारे 75 to 80% एम्प्लॉयज दे डोंट टॉक, एज्यूमिंग कि जो हमें मिल रहा है वही फाइनल है। नहीं, इट्स नॉट लाइक दैट, यू कैन स्टिल टॉक एंड आई इंसिस्ट कि आप जरूर अपने एम्प्लॉयर से बात कीजिएगा व्हेनेवर योर नेक्स्ट रिव्यू इज देयर। हाँ, तो वो जब विंडो ओपन होता है अपने कंपोनेंट्स को चेंज करने का, उस टाइम पे आप बात करके अपने कंपोनेंट्स को चेंज करवा के ले सकते हैं। तो मूविंग ऑन टू द सेकंड पार्ट ऑफ आवर प्रेजेंटेशन, जहां पर अभी हम बात करने वाले डिडक्शंस पे। तो अभी तक हमने बात की एग्जाम्पशंस पे, अब डिडक्शंस क्या होते हैं। तो पहला डिडक्शन जो आप क्लेम कर सकते, विच इज अ नो ब्रेनर डिडक्शन एप्लीकेबल फॉर ऑल, दैट इज ओनली फॉर सैलरी प्रोफेशनल ऑब्वियसली।
सो इन दिस केस यू कैन क्लेम अ स्टैंडर्ड डिडक्शन ऑफ 50,000 रुपीज। मतलब अगर आपकी इनकम 10 लाख रुपए की है तो आपको 9.5 लाख रुपए पे ही टैक्स भरना है, करेक्ट। सो ये पहला डिडक्शन हुआ। दूसरा डिडक्शन यहां पर अगर आप देखो जो स्लाइड में मैंने सारे अलग अलग जो पॉपुलर डिडक्शन है वो ऐड किए, एटीसी, जो कि मोस्टली बहुत सारे लोग अंडर चैप्टर 6 से यूज करते हैं। तो इस केस में एटीसी में जो भी इन्वेस्टमेंट्स आप करते हो, चाहे वो लाइफ इंश्योरेंस में हो, यूलिप्स में हो, म्यूचुअल फंड ईएलएसएस में हो, पीपीएफ में हो, सुकन्या समृद्धि योजना में हो, एनएससीज में हो, फायर एफडीज में हो, ये सब जो इन्वेस्टमेंट्स आपने किया है ये टोटली आप क्लेम कर सकते हैं एज अ डिडक्शन विच with a maximum limit of 1.5 lakhs. So अगर आपका combined limit भी 1.5 lakhs हो रहा है तो आप उतना ही क्लेम कर सकते हैं। अगर आपका combined limit 5 लाख हो रहा है तो भी आप 1.5 लाख रुपए ही क्लेम कर सकते हैं, करेक्ट। इसी के साथ ही साथ ये तो हुआ इन्वेस्टमेंट। अब एक्सपेंस जब आप करते हो तो एक्सपेंस में हम यहाँ पे एटीडी के बारे में बात करेंगे, जो कि मेडिकल इंश्योरेंस रहता है, जो प्रीमियम आप भरते हो। तो इस केस में मान के चलते आपने अपने लिए और अपने परिवार के लिए, दैट इज सेल्फ, स्पाउस एंड 2 किड्स, उनका प्रीमियम भरा है, हाँ, जो कि जो भी अभी लेट्स से 15,000 रुपए आपने भरा है, तो आपको मैक्सिमम यहाँ पे एग्जाम्पशन जो आप क्लेम कर सकते हो वो 25,000 है। बट देन जो भी प्रीमियम भरा 25,000 से कम है तो वही अमाउंट क्लेम किया जाएगा। मतलब हमारे केस में 15,000 रुपए का प्रीमियम है तो 15,000 ही आप क्लेम कर सकते हो, बट द मैक्सिमम लिमिट इज 25,000, करेक्ट। एंड इफ यू हैव डिपेंडेंट पेरेंट्स हु आर सीनियर सिटीजन्स तो उनका 50,000 तक आप क्लेम कर सकते हो। मतलब अगर हम एग्जाम्पशन लिमिट की बात करें तो 25,000 50,000 टुगेदर इट इज 75,000 यू कैन क्लेम अंडर सेक्शन 80D, राइट। एंड 80CCD ये अगेन एनपीएस के कंट्रीब्यूशन पे यहां पर एप्लीकेबल है। तो दिस इज फॉर दिस फॉर एवरीवन। आई मीन अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो तो भी आप क्लेम कर सकते हो। 50,000 मैक्सिमम इसकी यहाँ पर लिमिट है जो आप डिडक्शन के तौर पर क्लेम कर सकते हो। तो आपको एनपीएस स्कीम में इन्वेस्ट करना पड़ेगा। बट देन जब एनपीएस की बात आती है तो मेरा यहाँ पर एक और ओपिनियन मैं देना चाहूंगा कि जब आप एनपीएस को कंसिडर करते हैं ना इन्वेस्टमेंट टैक्स प्लानिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप पहले देखिए कि आप जब प्लानिंग कर रहे हो तो मान के चलते हैं आपकी इनकम 5,20,000 तक आके रुक गई है। मतलब आपने सारे एग्जाम्पशंस क्लेम किए, डिडक्शंस क्लेम किए, अब 5,20,000 तक आके रुक गई है, तब आप एनपीएस में 20,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट करके अपने इनकम को 5 लाख या उससे नीचे जब लेकर आते हैं तो आपका पूरा टैक्स लाइबिलिटी जीरो हो जाता है। बिकॉज ऑब्वियसली अंडर सेक्शन 87A जो रिबेट है 12,500 के 12,750 इंक्लूडिंग सेस होता है जो, वो आपका टोटली फिर आप जो लाइबिलिटी है वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। मतलब आपको कोई भी टैक्स नहीं भरना है। तो उतने तक का कंट्रीब्यूशन इज गुड इन एनपीएस। बट देन अगर आप मान के चलते हैं कि अभी बहुत दूर है, 5 लाख तक कहीं पहुंच नहीं रहे हो और एनपीएस में आप 50,000 आपको डालना चाहिए कि नहीं, अगर आप ये सोच रहे हो या अगर आपने अभी तक स्टार्ट नहीं किया एनपीएस को लेकर, तो यहाँ पर मैं एक सुझाव देना चाहूंगा। देखिए एनपीएस में लिक्विडिटी वीक है। 60 एज तक आपको पैसे कंट्रीब्यूट करके आपको पैसे बाद में मिलेंगे, जो भी एज तक आप कंट्रीब्यूट करते हैं, बट पैसे आपको एज 60 में ही मिलेगा जो कि रिटायरमेंट एज है। और उस वक्त में भी आपको पैसा पूरा नहीं मिलेगा, केवल 60% ही दिया जाएगा, 40% जाएगा एन्युटी प्लान में और उसके अगेंस्ट में आपको आएगा पेंशन, जो कि बहुत ही मिनिस्क्यूल अमाउंट रहेगा दोस्तों। क्यों? बिकॉज उस वक्त में जब आप रिटायर होंगे आज से 10 साल 15-20 साल बाद, तो आप जस्ट इमेजिन कीजिए एन्युटी प्लान्स के रेट्स क्या रहने वाला है उस टाइम पे रहने वाले, और वो पेंशन आपको क्या जनरेट करके देगी। तो मेरा तो ये मानना है कि भाई अगर मैं अपनी भी टैक्स प्लानिंग करूं तो मेरा जो पहला तो फोकस ये रहेगा कि जो भी मैं इन्वेस्टमेंट्स करूंगा डिडक्शंस क्लेम करने के लिए, वो इन्वेस्टमेंट्स मुझे लिक्विडिटी दे रहे हैं या नहीं। अभी जैसे कि अगर आप एटीसी में इन्वेस्टमेंट करते हो, ईएलएसएस में इन्वेस्टमेंट करते हो, 3 साल का लॉक इन रहता है, राइट। तो सिमिलरली यहाँ पर आपका लॉक इन तो 60 तक है, बट उसके बाद भी पूरा पैसा नहीं मिलता। दैट इज द रीजन आई डोंट रिकमेंड एनपीएस टू मच। सिर्फ अगर मैं देख रहा हूँ टैक्स प्लानिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से कहीं थोड़ा पैसा डालकर अगर बहुत बेनिफिट हो रहा है तो आई देन रिकमेंड। उसके साथ ही साथ 80CCD सबसेक्शन 2 थ्रू एम्प्लॉयर, मतलब अगर आपके बेसिक मान के चलते आपका बेसिक 5 लाख रुपए है, अब आप आपके एम्प्लॉयर को कहेंगे कि जो स्पेशल अलाउंस आप दे रहे हो 2 लाख रुपए का, उसमें से आप मुझे सिर्फ 1.5 लाख रुपए दो स्पेशल अलाउंस और बाकी का 50,000 रुपए आप मेरे एनपीएस में डाल दो। तो वो जो 50,000 रुपीज एनपीएस में कॉन्ट्रीब्यूट होगा ना आपका, वो आपका टोटली एग्जेम्प्ट रहेगा। तो ये एक स्ट्रैटेजी आप अप्लाई कर सकते हैं और ये सिर्फ सैलरीड एम्प्लॉयज के लिए ही है। एंड 80EEB की अगर हम बात करें तो अगर आपने इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदा है या खरीदने का प्लान कर रहे हो, तो जो आप लोन लोगे उस पे, वो लोन पे जो इंटरेस्ट आप भरोगे, वो इंटरेस्ट आप 1.5 लाख रुपए तक क्लेम कर सकते हो फॉर द इलेक्ट्रिक व्हीकल दैट यू बाई। अब इस केस में
हम देखें तो और भी ऐसे कुछ एक्सपेंसेस आप करते हो जहां पे लोन का इंटरेस्ट भरते हो। होम लोन में 24B के तहत 2 लाख रुपए तक का आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हो। साथ ही साथ ATEE, ये स्पेशल स्कीम्स है। अगर हम देखें ATEE एंड ATEEA, ये सरकार ने इंट्रोड्यूस किए जस्ट टू एनकरेज मोर एंड मोर पीपल गेट इनटू अफोर्डेबल हाउसिंग, बिकॉज 2022 तक उनका टारगेट है कि सबके पास अपना खुद का एक मकान होना चाहिए। तो उसको एनकरेज करने के लिए ये दो नए सेक्शंस लॉन्च किए थे, जहां पर अगर आपने लोन सैंक्शन करवा के रखी है अप्रैल 1 2016 से मार्च 31 2017 के बीच में, तो 50,000 रुपए का रिबेट यहाँ पे एक्स्ट्रा आप क्लेम कर सकते हैं, विच इज ओवर एंड अबाउ 2 लाख रुपीज। और सेक्शन 80EEA में भी अफोर्डेबल होम्स, अगर आप अफोर्डेबल होम के स्कीम में जाते हो और देन उसके इसमें जो भी आप होम लोन लेते हैं विच इज लाइक टिल मार्च 31 2021, तो एडिशनल डिडक्शन ऑफ 1.5 लाख कैन बी क्लेम्ड। बट यहाँ पे वही कंडीशन है, इट शुड बी अ फर्स्ट टाइम होम बायर, उन्हीं को ये बेनिफिट मिलेगा। तो ATEE भी हमने देखा, EEA देखा, EE देखा, सेक्शन 24B हमने देखा। अब आते हैं एक और एक्सपेंस जो मैं सभी को रिकमेंड करूंगा यहाँ पर, अगर आपकी उम्र 30 साल उससे ज्यादा है, वो है अपना एक पूरा बॉडी का चेकअप। देखिए साल में एक बार तो प्रैक्टिस रखें कि पूरा हेल्थ चेकअप आप कराएं, और उसमें अगेंस्ट लेट से आपने 10,000 रुपए स्पेंड किया तो उसके अगेंस्ट में आप 5,000 का जो एक्सपेंस है वो क्लेम कर सकते हैं, बिकॉज प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप का बेनिफिट यहाँ पर मिलता है। तो मेडिक्लेम में अगर आपने मान के चलते अपने अपने परिवार के लिए 20,000 तक प्रीमियम भरा है, अब 5,000 रुपए ये भी क्लेम करने से आपका पूरा 25,000 रुपए का आप एग्जेम्पशन डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं, राइट। तो अगर अभी यहां पर मैं समराइज करना चाहूं, वन बाय वन देखते हैं। पहले स्टेप में हमने बात किया कि कैसे आपको अपने एग्जेम्पशंस को पहले क्लेम करना है अपनी सैलरी में, जो भी आप एग्जेम्पशन क्लेम कर रहे हो, जो कि HRA, LTA, चिल्ड्रन एजुकेशन, हॉस्टल अलाउंस, रीइंबर्समेंट, ये सब क्लेम करने के बाद फिर आप डिडक्शन क्लेम करोगे, विच इज स्टैंडर्ड डिडक्शन, ATC, मेडिकल इंश्योरेंस, लोन इंटरेस्ट, NPS एंड अटल पेंशन योजना। ये सारे डिडक्शंस क्लेम करने के बाद फिर आपको आपकी जो नेट टैक्सेबल इनकम ये फाइंड आउट करना और उस पर फिर टैक्स भरना है एज पर द रेट दैट यू फॉल इनटू। तो अभी आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं कि कैसे 12 लाख ओके सालाना आमदनी जिनकी है वो कैसे अपने इनकम टैक्स को जीरो कर सकता है। तो 12 लाख में पहले हमने HRA क्लेम किया 3 लाख रुपए का, हाँ, चिल्ड्रन एजुकेशन एंड हॉस्टल अलाउंस क्लेम किया 9,600 का, LTA क्लेम किया 40,000 रुपए का, फिर रीइंबर्समेंट आता है 20,000 का। तो मतलब 12 लाख रुपए की इनकम एग्जेम्पशन क्लेम करने, मतलब ये सारे इनकम पर हमको कोई भी टैक्स भरना नहीं है, राइट। तो रीइंबर्समेंट जब आप करोगे तो ऑब्वियसली आपको बिल सब सबमिट करना पड़ेगा, उस चीज का ध्यान देना है। LTA में भी वैसे ही है, राइट। सब में आपको एक्चुअली डॉक्यूमेंटेशन यहाँ पे मेंटेन करना है, थोड़ा सा आपका काम बढ़ेगा, बट हे कम ऑन, अगर आप देखो सीधा 12 लाख से आप 8,30,000 पे आ जाते हो, कितनी वहां पे टैक्स सेविंग हो रही है, राइट। और उसके बाद डिडक्शन जब आप क्लेम करोगे ATC की 1.5 लाख रुपए, मेडिक्लेम में 20,400, हमने एक एवरेज पकड़ा है, इतना कोई नॉर्मली पे करता नहीं, बट मान के चलते आपने 10-15 हजार वो और प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप का 5,000 रुपए जोड़कर 20,400 आपने क्लेम किया है। फिर इंटरेस्ट ऑन होम लोन हम अगर देखें, जो आपने प्रॉपर्टी खरीद के रखी है, आप भले रह रहे हो भाड़े के घर में, बट आपने जो एक प्रॉपर्टी भी तो बुक करके रखी है, उसका इंटरेस्ट जा रहा है ना, वो भी क्लेम करो यहाँ पे। बहुत सारे लोग ये भी सोचते हैं कि HRA अगर क्लेम कर रहा हूं तो क्या मैं होम लोन का इंटरेस्ट क्लेम कर सकता हूं क्या? यस, कर सकते हो। लॉ इज साइलेंट अबाउट इट, दैट मींस इट इज यस, यू कैन क्लेम इट, राइट। HRA एंड इंटरेस्ट ऑन होम लोन यू कैन क्लेम टुगेदर। सो ये सारी यहाँ पे डिडक्शंस क्लेम करने के बाद 8,30,400 रुपए की इनकम गिर कर आ जाती है 4,60,000 पे। सो मतलब 5 लाख के नीचे आ जाने पे आपकी इनकम टैक्स हो गई 0, राइट। अंडर सेक्शन 87A की जो रिबेट है, राइट, उसके तहत 12,750 इंक्लूडिंग सेस जो टैक्स आता है, ये अभी आपका हो गया निल। तो इस तरीके से दोस्तों एग्जेम्पशंस आप क्लेम करके उसके बाद डिडक्शंस निकाल कर आप देखेंगे 12 लाख में आपको कोई टैक्स नहीं भरना है, राइट। तो अपने एम्प्लॉयर से बेशक बात कीजिए, देखिए एम्प्लॉयर का कोई इसमें नुकसान नहीं, मुझे नहीं लगता है। हाँ, ऑब्वियसली बेसिक बढ़ाने से उनका थोड़ा ग्रेचुइटी और प्रोविडेंट फंड का कंट्रीब्यूशन बढ़ सकता है, बट देन ठीक है। यहाँ पर जो कैटेगरी की हम बात कर, जो इनकम कैटेगरी की बात कर रहे हैं, वैसे भी हम CTC लेवल पर काम करते हैं, तो जो भी कंट्रीब्यूशन है वो स्टैट्यूटरी रूप से अगर हम देखें तो वो लेवल पर रखकर ही वो कैलकुलेशन होने वाला। तो ऑब्वियसली यहाँ पर उन्हें एम्प्लॉयर्स को ऐसा कोई बड़ा प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ेगा, बट ऑब्वियसली अगर हम देखें एक एम्प्लॉय का यहाँ पे फायदा करने से वो एम्प्लॉय डेफिनेटली कंपनी से
कंपनी के साथ स्टिक करेगा। बिकॉज देखिए, अगर आप सैलरी ग्रोथ नहीं दे रहे हो, अगर आप बोनसेस नहीं दे रहे हो, बट अगर आप ये चीजें, ऐसी सारी चीजें अप्लाई करो अपने एम्प्लॉयज के लिए, एम्प्लॉयर्स अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हो, तो आप देखेंगे कि आपका टैलेंट रिटेन हो रहा है, बिकॉज उनका यहाँ पे टैक्स सेव हो रहा है, विच इज अ वेरी बिग थिंग। करेक्ट। अगर हम देखें ऑन एन एवरेज 12 लाख अर्न करने वाले अगर सिर्फ डिडक्शंस क्लेम करें ना, एग्जेम्पशंस अब क्लेम नहीं करते, तो उनका वैसे भी नहीं बोलकर भी आराम से एक सैलरी तो जाती है, करीब करीब कुछ 70 से 1 लाख रुपए तक का तो टैक्स जाता ही है। तो उतना बड़ा रकम आप उनका बचा रहे हो बाय गिविंग देम फ्लेक्सिबल ऑप्शन। हाँ, दे कैन चूज देयर कंपोनेंट्स। इफ यू गिव दिस ऑप्शन, द एम्प्लॉयज विल डेफिनेटली स्टिक विद यू। विद दैट नोट, उम्मीद करता हूं आज का ये वीडियो आपको यूजफुल लगा। अगर यूजफुल लगा तो शेयर जरूर कीजिए अपने सर्कल में। अगर आपकी पूरी सर्कल सैलरीड प्रोफेशनल्स के, सभी को शेयर कीजिए, बिकॉज ये वीडियो बहुत ज्यादा वैल्यू क्रिएट करके देगा। और आपने अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, कर लीजिए। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक बटन हिट करना ना भूले। दोस्तों, कमेंट में मुझे नीचे बताइएगा क्या सवाल है आपका, मैं जरूर टाइम निकाल कर आपको रिप्लाई करूंगा। राइट, सो बहुत बहुत धन्यवाद आपका कीमती समय देने के लिए। दिस इज धीरज साइनिंग आउट फ्रॉम एग्री इन्वेस्टमेंट एकेडमी। टेक केयर, जय हिंद।